नमस्कार। भारतीय कला की विशेषता पार्ट 2 में आज हम मौर्य कला के बारे में, मौर्य कला में हम स्तूप कला और मौर्य स्तंभ कला के बारे में तथा गांधार, मथुरा और अमरावती शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य कला के अनेक रूप हैं, लेकिन जो स्थापत्य है वो इसमें प्रधान है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के जो प्रमाण हैं हमें मेगस्थनीज की इंडिका से मिलते हैं। मौर्यकाल से लेकर गुप्त काल तक जो स्थापत्य में बौद्ध स्थापत्य और हिंदू मंदिरों का जो स्थापत्य है वो महत्वपूर्ण है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म की प्रधानता रही, अतः बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ललित कला का भी उपयोग किया गया। भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला का भी उपयोग बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया। मौर्य काल के अनेक अवशेष इस समय मिलते हैं, जिससे उस युग की नगर रचना, बौद्ध स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाएं, स्तंभ और मूर्ति निर्माण कला की जानकारी हमें मिलती है। मौर्य काल का पाटलिपुत्र नगर कैसा था? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी था और एक विशाल नगर था। यहाँ सीरिया नरेश सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज 303 ईस्वी में आया और कई साल तक यहाँ पर रहा। उसने अपने यात्रा विवरण में बहुत ही रोचक तरीके से पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र जो नगर है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। इसका निर्माण एक समांतर चतुर्भुज के रूप में किया गया था। पाटलिपुत्र नगर का इसकी लंबाई 80 स्टेडिया यानी 9.5 मील और चौड़ाई में 15 स्टेडिया यानी 1 मील 1270 गज थी। इस नगरी के चारों ओर एक लकड़ी की दीवार थी, जिसके बीच बीच में तीर छोड़ने के लिए बहुत से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी जो 60 फीट गहरी और 600 फुट चौड़ी थी। ये खाई नगर की रक्षा और गंदगी को बहाने के काम आती थी। लकड़ी की दीवार में नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार थे। दीवार पर लगभग 70 बुर्ज बने हुए थे। पाटलिपुत्र एक विशाल नगरी थी जिसका निर्माण एक सुदृढ़ दुर्ग के रूप में किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्य युगीन नगरों की रचना के संबंध में जानकारी मिलती है। नगर में किस किस प्रकार के मार्ग होने चाहिए और जनता के विभिन्न वर्गों के निवास की किस ढंग से व्यवस्था की जाए, इसका भी कौटिल्य ने विस्तार से वर्णन किया है। मौर्य युग के नगरों का निर्माण एक सुव्यवस्थित यानी प्लानिंग के अनुसार किया गया था। उनमें विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग स्थान सुरक्षित रहते थे और जनता के विविध वर्ग पृथक रूप से निवास करते थे। स्तूप स्थापत्य कैसा था? बुद्ध और जो महान अहड़ थे उनकी अस्थियों पर बनाई गई समाधियां ही स्तूप कहलाती हैं। कभी कभी बौद्ध धर्म के स्मारक स्थानों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों के प्रश्न को लेकर झगड़ा हुआ और उन्हें फिर राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, पावा, कुशीनगर, रामग्राम और वैष्णदेव इन 8 स्थानों पर स्तूप बनाकर वहां पर रखवा दिया गया। अशोक ने उन 8 मूल स्तूपों की अस्थियों को निकलवाकर उन्हें 84,000 स्तूपों में सुरक्षित कराया। अशोक के बाद भी अनेक स्तूप यहाँ बनाए गए थे। इनमें सांची और सारनाथ के जो स्तूप है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्तूपों की आकृति साधारणतः वृत्तात्मक या वर्गाकार है और इनके चारों ओर कहीं पत्थर की वेस्टिंग यानी रेलिंग्स हैं और कहीं नहीं भी है। सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो नेपाल की सीमा पर पिप्रवाह में है, जो कि संभवतः अशोक से भी प्राचीन है और शायद बुद्ध के कुछ समय के बाद का ही है। धरातल पर जो इसका व्यास है लगभग 116 फुट है और उसकी ऊंचाई जो है वो 22 फुट है। ये 35 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मोटी ईंटों का बना हुआ है, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। प्राचीन स्तूप भीतर से खोखले या ठोस कच्ची ईंटों के बने हैं और पत्थर की रेलिंग से घिरे हुए हैं। मिट्टी की ईंटों से बने होने पर उन्हें पक्की जुड़ाई से ऊपर से ढक दिया जाता था। स्तूपों के नीचे के आधार को मेदी कहा जाता है और मेदी की जो भूमि, रेलिंग और स्तूप के बीच प्रदक्षिणा पथ यानी जो परिक्रमा जो पथ है उसका काम करती थी। रेलिंग की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बने होते हैं और रेलिंग और तोरण लकड़ी के बने होने का आभास देते हैं। सांची और सारनाथ के जो स्तूप है वो इसी तरीके के बने हुए हैं। बौद्ध के अधिकांश स्तूप शुंग और सातवाहन और कुषाण काल में क्रमशः उत्तर, दक्षिण और उत्तर पश्चिम भारत में बनाए गए थे। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक सांची छोटा सा गांव है। ये भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर एमपी में स्थित है।
वर्तमान में सांची में 3 स्तूप अपनी पूर्ण अवस्था में मिलते हैं। इसमें सबसे बड़े स्तूप को महास्तूप कहा जाता है। सांची के अन्य 2 स्तूप क्रमशः बौद्ध आचार्यों और बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यान के अस्थि अवशेषों पर निर्मित हुए हैं। महास्तूप की जो वर्तमान रूपरेखा है वो शुंग काल में निश्चित हो गई थी तथा अन्य 2 स्तूप भी शुंग युगीन ही रचनाएं हैं। सांची का महास्तूप मध्य प्रदेश में भोपाल के पास है। सांची में अशोक के मूल स्तूप के आकार को शुंग काल में और भी अधिक बड़ा कर दिया गया था। ये सांची का स्तूप इस तरीके से दिखता है। ये सामने जो दिख रहा है आपको एक भाग है तोरणद्वार का, दूसरा लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तीसरा राइट में और एक पीछे की तरफ है। इस तरीके से इसमें 4 तोरणद्वार बने हुए हैं। ये बीच में आपको रेलिंग की तरह दिख रही है, ये प्रदक्षिणा पथ है। इस तरीके से ये वर्गाकार शेप में है, गोलाकार शेप में है। वर्तमान में सांची का स्तूप बहुत बड़ा है और आधार के समीप इसका जो व्यास है वो 100 फीट है। पूर्ण अवस्था में जो इसकी ऊंचाई है वो 77 फीट के लगभग थी। वर्तमान में इसका ऊपर का कुछ भाग टूट गया है और जो ये स्तूप है वो लाल बलुए पत्थर का बना है। इसके प्रदक्षिणा पथ के साथ साथ 4 तोरण द्वार है। इन तोरणों के ऊपर मूर्तियों का जो अंकन किया गया है वो बहुत सुंदर है और प्रारंभिक कला में श्रेष्ठता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है और अभूतपूर्व है। इनमें बौद्ध धर्म के कथानक मिलते हैं, लेकिन जनजीवन की झांकी ही इसमें जो मिलती है वो प्रमुख है। तोरण के अलंकरण अपनी सजीवता, सरसता और भाव प्रवणता और स्वाभाविकता के लिए फेमस है। धर्मराजिक स्तूप, ये वाराणसी में सारनाथ के समय धर्मराजिक स्तूप है जिसे संभवतः अशोक ने निर्मित कराया था। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये अशोक ने निर्मित कराया था। ये स्तूप पाषाण के ऊंचे चबूतरे पे बना है तथा इसके ऊपर का भाग जो है वो ईंटों का बना है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में सतना के पास था। अब यह स्तूप नष्ट हो गया है, परंतु इसकी जो 4 दीवारी है वो तोरण द्वार, कलकत्ता और प्रयाग के संग्रहालयों में सुरक्षित है। मूल स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, लेकिन शुंग काल में इसके चारों ओर 7 फीट ऊंची एक परिवेष्टनी और उसके 4 तोरण द्वारों का निर्माण करवाया गया। परिवेष्टनी के एक भाग पर सुगनम रजे यानी शुंगों के राज्य में लिखा हुआ है, जिससे मालूम चलता है कि इसका निर्माण जो है वो शुंग काल में ही हुआ था। भरूच स्तूप की परिवेष्टनी और उसके तोरण द्वार पर या तो यक्ष, यक्षिणी या अन्य अर्ध देवी सत्वों की मूर्तियां हैं या जातक कथाओं की मूर्तियां मिलती हैं। इस पर कहीं भी बुद्ध की मूर्ति नहीं है और बुद्ध की उपस्थिति जो है वो धर्मचक्र, त्रिरत्न और पादुकाओं से दिखाई गई है। भरूच के स्तूप में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे आले बने हुए थे। उत्सव के अवसरों में इनमें दीप जलाए जाते थे। भरूच के सभी अवशेष मौर्य काल के नहीं हैं, उनमें से कुछ जो है वो शुंग काल के हैं और तथा कुछ उसके बाद के भी हैं। ये इस तरीके से भरूच स्तूप के कुछ अवशेष हैं जो इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये तोरण द्वार है, ये अवशेष हैं। मौर्य स्तंभ, ये मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं जो कि एक ही प्रस्तर खंड से निर्मित स्तंभ हैं, यानी एकाश्मक हैं। साधारणतः इन्हें अशोक की लाट कहा जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 12 से 15 मीटर के बीच है। और यद्यपि इन स्तंभों को एकाश्मक अर्थात एक ही पत्थर से निर्मित कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये 2 पत्थरों से निर्मित हैं। कैसे? इसमें नीचे की जो सपाट चिकनी लाट है और उसके ऊपर दूसरे पत्थर से निर्मित पशु मूर्ति, इसलिए 2 पत्थरों से निर्मित होता है। मौर्य काल में बहुत बड़ी संख्या में इन स्तंभों का निर्माण किया गया था। बिहार में चुनार के खदानों के पास एक बहुत बड़े केंद्र में इनका निर्माण किया जाता था। यहाँ आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके से मिलते हैं ये। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के राज्यकाल तक चुनार में इन स्तंभों का निर्माण किया जाता रहा था और जिन्हें पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया था। यहाँ आप जैसे मैप में देख रहे हैं अलग अलग हर एक पे एक पशु मूर्ति है। वर्तमान में बसरा, वखीरा और लौरिया नंदनगढ़ के दोनों स्तंभ जो हैं वो मूल रूप में देखे जा सकते हैं। शेष स्थानों से स्तंभ जो मिले हैं वो अभी खंडित अवस्था में मिले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक लंबा सा पिलर है और उसके ऊपर एक पशु मूर्ति है सिंह की, जो कि अलग पत्थर से निर्मित करके उसको ऊपर लगाया गया है। जिनके आधार में कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन जो स्तंभ है बसरा, वखीरा, संखाश्य, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, एरण, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी जैसे स्थानों पर मिले हैं। मौर्य सम्राट ने इन स्तंभों के निर्माण में बहुत अधिक रुचि ली थी। जैसा कि मैप में दिखा रखा है, ये अलग अलग जगह ये स्तंभ स्थापित किए गए थे। अधिकांश स्तंभों का निर्माण अशोक ने करवाया था, तथापि कुछ स्तंभ ऐसे भी हैं जो कि अशोक से पहले भी बने हुए थे। स्वयं अशोक ने रूपनाथ के स्तंभ में लिखा है कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य में पत्थर के स्तंभ हैं उन पर लेख लिखे
जाने चाहिए। मौर्यकालीन स्तंभों के शीर्षों के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ये स्तंभ एक ही समय में निर्मित नहीं हुए थे। संकीसा से लेकर क्रमशः वसरा वखीरा, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और सारनाथ से प्राप्त पशु मूर्तियों में काल के विकास क्रम को देखा जा सकता है। सारनाथ स्तंभ मौर्यकालीन कला की दृष्टि से सारनाथ का जो स्तंभ है वो सर्वोत्तम है और हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो कि एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हुए हैं। ये पशु मूर्ति जिस चौकी पर बिठाई गई है वो गोल है, लेकिन उस पर बाहर की ओर चारों दिशाओं में 4 चक्र और उनके बीच में क्रमशः गतिमान अश्व, सिंह, वृषभ और हस्ती की मूर्तियां उभार कर निर्मित की गई है। चौकी के नीचे पूर्ण घट की आकृति में उल्टे कमल का स्वरूप बनाया गया है, ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। संपूर्ण शिल्प में एक संतुलन शक्ति का प्रस्फुटन दिखता है, बनावट में लालित्य और पूर्णता दिखाई देती है। स्मिथ के अनुसार इस कृति में आदर्शवादी गौरव और यथार्थवादी प्रतिरूपता का सफल समन्वय हुआ है। वस्तुतः ये स्तंभ जो है वो स्तंभशीर्ष जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की सर्वाधिक विकसित कला की एक उपलब्धि है। लोक स्थापत्य जिसमें चैत्य बनाए गए थे। आरंभ में स्तूप की तरह चैत्य भी जो थे वो महापुरुषों की अस्थि संचायक समाधि को ही व्यक्त करते थे, मतलब उसमें अस्थियां स्थापित की जाती थी। परंतु आगे चलकर वह बौद्ध संघ के पूजा ग्रह को व्यक्त करने लगा, जिसमें प्रतीक, स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा आदि रहते थे। अर्थात जिस कक्ष में पूजा और आराधना की जाती थी उसे चैत्य कहते थे। चैत्य जो होते थे वो कक्षनुमा होते थे। ये कक्ष जो थे पर्वत की चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे या ईंटों और लकड़ी के भी बनाए जाते थे। अधिकांश पर्वत में बने चैत्य जो है वो गोल, लंबी ऊंची सुरंग के जैसे होते थे। चैत्य विस्तृत सदन या हॉल होता था जिसमें बौद्ध उपासक और भिक्षु एकत्रित होते थे। सदन के दूसरे छोर पर स्तूप होता था और कभी कभी इस स्तूप पर बुद्ध प्रतिमा भी उत्कीर्ण की जाती थी। स्तूप की परिक्रमा के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता था और चैत्य का प्रवेश द्वार विशाल और कलाकृतियों द्वारा अलंकृत होता था। द्वार पर बने गवाक्ष यानी खिड़कियों में से चैत्य में प्रकाश और वायु आते थे और ऐसे चैत्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत सारे मिले हैं जिनका निर्माण 10वीं शताब्दी तक होता रहा। चैत्यों का निर्माण ईसा पूर्व 3री-4थी शताब्दी से ही हो रहा था और अशोक के समय के जो चैत्य हैं वो छोटे और सिंपल हैं, सादे हैं। अजंता का जो हीन यानी चैत्यग्रह है जो अशोक के समय का ही है। अशोक की बनाई गई कुछ गुफाएं और चैत्य जो है बाराबर की पहाड़ियों में लोमहर्ष ऋषि और सुदामा आदि नाम से विख्यात हैं। उनकी दीवारों पर मौर्यकालीन पॉलिश चढ़ी हुई है। पूना के पास भाजा की गुफा और उसका चैत्य जो है वो सर्वाधिक प्राचीन माना गया है और इसका निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व हुआ था। इस तरीके से ये भाजा की गुफा दिखती है। ये पर्वत को काट कर बनाई गई है। ये कलाकृति आपको दिख रही है, पिक्चर में जूम करके मैंने बताया है। ईसा पूर्व की 1ली शताब्दी में मुंबई और पूना के बीच पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों में कार्ले का चैत्यग्रह है। हीनयान संप्रदाय का ये एक आदर्श वास्तु है। इसके अलावा वेटसा, जुन्नार और अजंता में भी गुफाएं और चैत्य चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। गुफाओं में बौद्ध से संबंधित कथाएं पाषाण पर उत्कीर्ण है, पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। गुफाओं के स्तंभ, छत, प्रवेश द्वार, बरामदे आदि में सुंदर नक्काशी और अलंकरण मिलता है। अजंता के निकट एलोरा में भी बौद्ध गुफाएं, चैत्य और आवास गृहों का निर्माण 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक की अवधि में हुआ था। ये अजंता का चैत्य इस तरीके से दिखता है। ये पिलर्स पे देखिए आप अलंकरण किया गया है। ये एक सदन की तरह, एक हॉल की तरह है। ये एलोरा की गुफाएं हैं। हो सकता है आपको पिक्चर ब्लर दिखे, पर ये इस तरीके से पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। यहाँ की विश्वकर्मा गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये विश्वकर्मा गुफा है और इसकी वास्तुकला की अभिनय शैली है। इस गुफा के स्तूप में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है। मध्य प्रदेश में धार जिले में पर्वत को काटकर बाघ की गुफा बनाई गई है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये बाघ की गुफा है जिसमें चैत्य और विहार दोनों शामिल है। इसमें एक गुफा में बुद्ध और बोधिसत्वों की विशाल प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। ये सब ऐसे पर्वतों को काटकर बनाई गई है। विहार वह स्थल होता है जहाँ बौद्ध संघ निवास करता था और ये जो थे ये एक तरीके से एक मठ की तरह थे। बिहार में संघ के भिक्षु अपने आचार्य के साथ रहते थे तथा श्रवण वाचना यानी सुनकर और धर्म की साधना करते थे।
विहार के अपने भवन होते थे जो उपासकों के अनुदानों से हमेशा संपन्न रहते थे। जो विहार है हमेशा बौद्ध चैत्यों और तीर्थ स्थानों से जुड़े रहते थे और ये एक विशेष प्रकार के आवास होते थे जो कि सार्वजनिक गृहस्थ आवासों से अलग होते थे। प्राचीन विहार चैत्यगृह के चारों ओर बने छोटे छोटे कमरों का एक समूह था। इन छोटे कमरों को कुटी भी कहते थे। विहार भिक्षुओं के आवास के साथ साथ उनके लिए विद्यालय का भी कार्य करते थे। विंगसांग ने अपने समय के नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा की विहारों को वर्णन करते हुए विंगसांग ने लिखा है कि भिक्षुओं का प्रत्येक आवास यानी विहार जो था वो 4 मंजिला था। संघ के हॉल के स्तंभों पर देव मूर्तियां बनी हुई थी और उसकी छतरियों में इंद्रधनुष के 7 रंग विद्यमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय पटना के निकट राजगीर से 7 मील उत्तर में बड़गांव के पास था और वहां की खुदाई में जो भवन निकले हैं उनमें एक 6 मंजिला तक है, किंतु इस प्रकार के भवनों की जो छतें हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और उनके भग्नावशेष ही जैसे कि तैसे अभी तक खड़े हुए दिखाई देते हैं। मामलपुर का एक 4 मंजिला विहार चट्टानों को काटकर बनाया गया था जो आज भी है और उसकी आकृति जो है वो पिरामिड नुमा है। ये विहार जो है वो 7वीं सदी का है। ये इस तरीके से आपको नालंदा विहार दिख रहा है। ये इसके अवशेष हैं अभी। अब हम पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में, जिसमें गांधार और मथुरा मूर्तिकला और अमरावती कला शैली के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मूर्तिकला का जो इतिहास है वो युगों के इतिहास से संबंधित है और मूर्तिकला की जो शैली है वो युग के साथ हमेशा बदलती रही, लेकिन एक ही काल में 2 शैलियाँ चलती रही हैं। जैसे शक और कुषाण युग के बीच ही गांधार यानी यवन शैली का चरम विकास हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी से पूर्व बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी। बुद्ध की उपस्थिति का बोध जो है केवल प्रतीक चिन्हों से ही कराया जाता था। कला समीक्षकों के अनुसार संभवतः बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनी वो गांधार शैली में बनी। गांधार कला शैली का जो विकास है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में गांधार और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में हुआ था और गांधार कला को एंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी कला शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस कला के विषय जो है वो तो भारतीय है किंतु इसकी जो शैली है वो यूनानी है, इसलिए इसको हिंदी यूनानी शैली भी कहा जाता है। चूंकि बौद्ध धर्म उसकी प्रेरणा था अतः इसे ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा गया है। इस शैली की जो शिल्प विधि द्वारा जो मूर्तियां निर्मित की गई वो यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति से बहुत साम्यता रखती है। उनकी जो मुद्राएं हैं बुद्ध की वो तो बौद्ध हैं, जैसे कमलासन मुद्रा में बौद्ध बैठे हुए हैं, किंतु मूर्तियों के जो मुखमंडल और जो वस्त्र है वो निश्चित रूप से यूनानी है, जो कि स्पष्टतया यूनानी अथवा रोमन कला का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व जो है वो यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। बुद्ध को भी महाविनिष्क्रमण के पूर्व उनकी मूर्तियों में यूरोपियन वेशभूषा और रत्नाभूषणों से युक्त दिखाया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि मूर्तियों की जो मुद्राएं हैं वो भारतीय होने पर भी उनकी जो शिल्प विधि है वो यूनानी है। गांधार कला के जो नमूने हैं वो विमरन, हस्तनगर, शाहजी की ढेरी, तक्षशिला, हड्ड आदि स्थानों पर मिले हैं। इनमें से अधिकांश जो है वो पेशावर और लाहौर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। इन प्रतिमाओं के निर्माण में चूना, मसाला तथा सफेद रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। शुरुआत में 150 वर्षों तक इस कला की प्रगति होती रही और दूसरी शताब्दी में इसमें गिरावट आई, किंतु तीसरी शताब्दी के आरंभ में इसकी फिर से प्रगति हुई और अंतिम काल में इस पर मथुरा शैली का प्रभाव पड़ने लगा। गांधार शैली की जो मुख्य विशेषता है, एक तो मानव शरीर की सुंदर रचना, मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पारदर्शक कपड़े और उनकी सलवटें और अनुपम नक्काशी, ये गांधार कला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। मथुरा कला शैली, मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली कहा गया और ये शैली ईसा की प्रथम शताब्दी से शुरू हुई। ये उत्तर भारत की मूर्तिकला की श्रेष्ठ शैलियों में से थी। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्तिकला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है और इन मूर्तियों के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि मथुरा के समीप सीकरी नामक स्थान से मिला है। मथुरा शैली की मूर्तियां अपनी विशालता के लिए फेमस है। मथुरा की कुषाणकालीन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर जो है वो वस्त्र नहीं रहता है, दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में ही पाया जाता है। गांधार कला में बुद्ध को अधिकतर पद्मासन या कमलासन में दिखाया गया, किंतु मथुरा की मूर्तियों में सिंहासन पे बिठाया गया है। मूर्तियों में प्रभामंडल का प्रयोग दक्षिण कलाओं में दिखता है, किंतु मथुरा की प्रतिमाओं में किनारों में वृत्ताकार चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गांधार और मथुरा शैलियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि दोनों शैलियों का उद्भव और विकास अलग अलग तथा स्वतंत्र रूप से हुआ तथा मथुरा की जो कला है वो स्वदेशी थी। मथुरा तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियां हैं वो इस कला शैली के सुंदर नमूने हैं।
दूसरी सदी के आरंभ में इस कला पर कुछ प्रभाव गांधार कला का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कुछ प्रभाव रोमन कला का भी पड़ा। इस काल में बनी मूर्तियां आकार और शारीरिक अवयवों की दृष्टि से विशाल और ठोस है, किंतु जो उनकी वेशभूषा है वो रोमन है। मथुरा शैली में भाव, भावना और शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित किया गया है, इसलिए ये कला शैली धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों की अभिव्यक्ति का साधन बन सकी। अमरावती शैली जो है वो गांधार और मथा कला शैली के साथ साथ उस समय कृष्णा और गोदावरी नदियों के मुहाने पर अमरावती और गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली भरूच, गया और सांची और बाद में गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी बताई गई है। इस शैली में धर्म और त्याग की भावना ही प्रमुख नहीं है, बल्कि कलाकारों ने कला को कला के लिए के आदर्श को इसमें अपनाया है। अमरावती की मूर्तियों में आभूषणों की भरमार है तथा इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष नाटमस्तक उपासिकाओं का दृश्य इसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया है। अमरावती की शैली की मुख्य विशेषता मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया हुआ है। जैसा कि मैंने मेरे फ्रंट जो फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप पिक्चर दिखाई है अमरावती शैली की। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम पल्लव कला शैली और भारतीय कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।